चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार भाई अपने रिवीजन ले लेते हैं जो पार्ट हम लोग ने 2 दिन तक देख लिया। और आज मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, हम क्वेश्चंस खत्म करें ताकि ये चैप्टर भी खत्म हो जाए। ठीक है ना? थोड़ा मैं तुम्हारे साइड से रिवीजन वाला लोड डाल देता हूँ अभी। मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है, और इसी बहाने पता भी चल जाएगा भाई कि अपने कितना याद रख पाते हैं ऐसा। ठीक है ना? सर हम वो सामने रख सकते हैं क्या नोट्स को? रखो बट देखो मत। ठीक है ना? चलो करते हैं अपने स्टार्ट। जो जो आ रहा है उनको सवाल पूछते हैं। तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, 20 मिनट तक। सर, बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं? लिविंग प्लांट्स एंड एलिमेंट। क्या हर प्लांट बायोलॉजिकल एसेट होता है? बेरर प्लांट क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगता है, उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है और उनको काट के वो बेचेंगे तो कुछ खास भाव नहीं मिलेगा। तो बेरर प्लांट किस मेजरमेंट में वैल्यू होते हैं? इंडेस 16। 16। चलो थैंक यू। क्या नाम है आपका? कल्प। कल्प, वेरी गुड कल्प। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। लेट आई है तो थोड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना अपने को। ठीक है, मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है क्यों इंडेस 41 कवर करता है फॉर बायोलॉजिकल एसेट? क्यों यहाँ पे इंडेस 20 से निकाला गया उसे? हाँ। यस। माइनस कर दो। यस। ऑन बायोलॉजिकल एसेट। यस। यस। ठीक है, तो इन्होंने एकदम सही बोला। मैं एक बार इनकी बात को वापस से रिपीट कर देता हूँ कि हाँ तू बैठ जा बेटा। कि गवर्नमेंट ग्रांट जो होता है वो सर, अगर हम लोग इंडेस 20 के अंदर कवर्ड रखेंगे तो उसमें तो क्या हो जाएगा? असेट की कॉस्ट से माइनस करने बोलते हैं। और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलना, बिकॉज असेट बाय डिफॉल्ट किस पे आने वाला है? अपनी फेयर वैल्यूड एज कॉस्ट टू सेल। दूसरा तरीका भी 20 का कुछ काम का नहीं है, क्योंकि दूसरा तरीका क्या बोलता है कि आप उसे डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट दिखाओ और फिर असेट को जैसे जैसे डेप्रिशिएट कर रहे हो वैसे वैसे इनकम में डालो। इधर अपने ऐसा कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई 41 ने बोला है कि मेरे यहाँ पे जितने भी बायोलॉजिकल एसेट्स आते हैं जिनको हम किस पे मेजर कर रहे हैं? फेयर वैल्यूड एज कॉस्ट टू सेल। उसको कौन बताएगा? मैं बताएगा, राइट? बेटा उन्होंने क्या बताया है 41 ने अबाउट गवर्नमेंट ग्रांट? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट? अभी और लाइन लगने वाली है पीछे, जल्दी बता जल्दी बता। स्टैचू बेटा, रुक जा। हम सम्मानित कर रहे हैं जो भी लोग टाइम पे आ रहे हैं उनको। इनको मैं कर रहा हूँ, तुम्हें पूछ रहा हूँ सवाल, कुछ नहीं, टेंशन नहीं है। हाँ। 41 की ट्रीटमेंट सीधा बता दो आप ऐसा, कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर 41? आपको जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उसका हम क्या कर सकते हैं सीधा? यस। तो ये हमारी चॉइस है या कोई बातों पे डिपेंड करता है? कंडीशंस पे डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली राइट। तो इनकी बात एक बार मैं बता देता हूँ। सर अगर कोई कंडीशन अटैच नहीं है गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर और पक्का है कि पैसे मिल ही जाएंगे तो आप कहाँ पे डाल सकते हो? सीधा पीएनएल। लेकिन जहाँ पे ऐसे कंडीशन अटैच्ड है तो आपको पूछना है, अगर मैं 1 साल तक काम करूँ तो भी पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा क्या? इफ यस तो आपको पूरी रोक के रखनी है टिल द टाइम कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। और जब पूरी कंडीशन फुलफिल होगी तब कहाँ लेके जाओगे? पीएनएल में। लेकिन अगर बोल के रखा है कि नहीं सर प्रपोर्शनेट रिफंड करने का सवाल आ सकता है, पूरा रिफंड करना आपको नहीं पड़ेगा, तो इन दैट केस थोड़ा थोड़ा आप पीनल में लेके जा सकते हो। एब्सोल्युटली गुड, राइट। सर आपके लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का किस तरीके से पूरा फ्लो होता है और क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? ठीक है बेटा, ये मेरा टेस्ट ले रहा है, इसने बोला सर आप बताओ सर। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो किस तरीके से फ्लो करता है? सबसे पहले व्हाट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, दूसरा उसका ट्रीटमेंट ओवरऑल कैसे होता है 41 और 2 के अंदर? प्लांट्स और उसके अलावा बाकी सब जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो नॉन वीएलआर होते हैं उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड बायोलॉजिकल असेट्स का। तूने रुक जाओ बेटा, और भी भीड़ बहुत है, रुक जाओ। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है बेटा? वो पहले बता। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस दूध, फ्रूट्स, लीव्स, ये सब प्रोड्यूस होता है। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? सबसे पहले जब हमको ऑब्टेन होता है तो ये किस में मेजर होता है?
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर होता है। फिर यही चीज क्या बन जाती है? कॉस्ट फॉर इंडेस टू। टू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई नहीं भाई, नर्वस हो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई, ऐसे ही तो आप थोड़ा सा डेरिंग वाले बनोगे। सर आपके लिए सवाल, बायोलॉजिकल एसेट जो है वो कितने नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट होता है? पक्का? चलो गुड मॉर्निंग, जाओ आप। बायोलॉजिकल एसेट तो डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। मैम आपके लिए एक सवाल, जब भी हम लोग को कोई बायोलॉजिकल एसेट पैदा, हमको नहीं मतलब जो भी एनिमल्स हैं उनको होगा, तो इन दैट केस आप उसे किस पे मेजर करोगे? और वो आपका प्राइस चेंज माना जाएगा या फिजिकल चेंज माना जाएगा? फिजिकल चेंज माना जाएगा, एंड यू शुड मेजर एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एब्सोल्युटली, थैंक यू। हाँ मैम, लैंड किस पे मेजर होता है? कॉस्ट पे, अंडर इंडेस 16। चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपके लिए सवाल कि हम लोग को 41 जो है वो, जो अगर अपने आप को एप्लीकेबल करवाना है तो उसके लिए कुछ ऐसी बिजनेस है जो हमको करनी पड़ती है, दैट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। थोड़ा सा आप मुझे बता दो, व्हाट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी? हाँ मतलब क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी डिफाइंड है उसके अंदर? लिविंग एनिमल। इस यही हो रहा है, हम लोग सवाल कुछ और सुनते हैं, जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम सबको समझ में आ रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन, तो उसमें दो चीज थी, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफर एंड हार्वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चार चीजें थी, ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोक्रिएशन, फॉर सेल, एडिशनल क्रिएशन, या कन्वर्जन इनटू अनदर प्रोड्यूस। चलिए ठीक है ना? यस मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग। आपके लिए क्वेश्चन है, राइट, कि अगर मैं कोई कुत्ता सिक्योरिटी पर्पस के लिए पाल रहा हूं तो उस कुत्ते को मैं कैसे मेजर करूंगा? खरीदा है, बहुत बढ़िया, कॉस्ट पे मेजर करेंगे, व्हाई नॉट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हाँ, कुत्ते को तूने बायोलॉजिकल एसेट नहीं ऐसा बोल दिया। डॉग तो डॉग होता है। हाँ, हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मैनेज नहीं कर रहे, दैट इज यू वांट टू से, बायोलॉजिकल एसेट तो है सर। ठीक है, बैठो बैठो, कुत्ता है सर, ठीक है ना? यस मैम, आपके लिए, अगर मैं एक ओपन ओशन के अंदर मस्त मच्छियां पकड़ रहा हूँ, तो एम आई डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और नॉट? नॉट। प्रोक्रिएशन आप मैनेज नहीं कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इतने ही क्वेश्चन है, बाकी आपको मैं पूछता रहूंगा। चलिए आइए 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 आइए, ठीक है, इनको समझ में आ गया, बीच में नहीं आने का, या तो लास्ट में या पहले। हाँ, नहीं निकलेगा बेटा, सबको आता है ना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो भाई अब से नियम है, स्टार्टिंग के 10 मिनट हम लोग मजे लेंगे। आज तो मैंने एकदम मजे मजे में ही लिए, बाकी मैं अभी स्टेज पे खड़ा कराऊंगा फिर। और भरोसा नहीं है, मैं गाना वाना भी गवा सकता हूँ, भले ही तुम कितना भी गंदा गाते हो। चलिए चलिए, राइट, ये हम लोग ने रिकैप कर लिया। अब विद दिस रिकैप वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कल हमारा एक अच्छा समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जाएगा। इसके इसके लिए हम लोग मार्किंग कर देते भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे इसे एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करना है। ये भी हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे कि मुझे इसे एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करना है, राइट। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। काफी अच्छा फ्लो है, काफी ज्यादा अच्छी कवरेज 41 की दे देगा आपको, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन की रीडिंग सबसे पहले हम लोग करते हैं और साथ में इसकी सॉल्विंग करनी है, तो आप अपने नोटबुक में भी इसकी मार्किंग करके रखो। क्वेश्चन नंबर 3, एक बार मैं रीडिंग करवा रहा हूं, ध्यान दे। यहाँ पे सब लिखा है, कंपनी एक्स ने 100 बकरियां परचेज की एट एन ऑक्शन फॉर ₹1,00,000 ऑन 30 सितंबर 21। तो मैं यहाँ पे दो चीजें मार्क कर लेता हूँ। एक तो 1 लाख की अपन ने बकरियां परचेज की है, 100 बकरी है, और डेट है 30 सितंबर 2021। सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेर 1000, खरीदते वक्त हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग गई। लिखा है ये सिमिलर कॉस्ट हमारे कंपनी को इनकर करनी पड़ती अगर हम लोग इस गोट को बेचने जाते। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज अ कॉस्ट जो खरीदते वक्त भी लग रही है और बेचने के टाइम पे भी आपको देना पड़ सकता था। आगे लिखा हुआ है,
एडिशनली 2% सेलिंग फीस हम लोग को देनी पड़ती अगर हम लोग इसे बेचने जाते, बट हमने बेचा क्या? नहीं सर, हम बायर है और ये लोग बेचने वाली बातें कर रहे हैं। बिकॉज बायोलॉजिकल एसेट को आप डे वन पे भी किस पे मेजर करते हो? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। लिखा है ऑन 31 मार्च 2022 द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट इन द मोस्ट रिलेवेंट मार्केट प्राइस। सर ये तो डेट ही चेंज हो गई है। अब आप सीधा यहाँ पे किस में आ गए हो? 31 मार्च 22। मैं बोलता हूं क्वेश्चन का ये पार्ट फर्स्ट है जो हम लोग को ट्रीट करना चाहिए। 31 मार्च पे तो तब पहुंचना चाहिए जब हमारा 30 सितंबर सॉर्टेड चल रहा हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में ज्यादातर एंट्री ही पास करनी है। लिखिए यहाँ पे 30 सितंबर, 30 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021। मैं यहाँ पे डेबिट कर देता हूं एक असेट जिसका नाम है बायोलॉजिकल असेट। बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ये डेबिट हो रहा है। बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट टू, जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो मैं यहां पे लिख देता हूं टू बैंक अकाउंट। एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि जब तुम लोग बायोलॉजिकल एसेट को मेजर कर रहे हो तो आपको सेलर का व्यू पॉइंट रखना है कि अगर मैं बेचने जाऊं तो कितना पैसा मिले, और जब मैं टू बैंक रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे खरीदते वक्त कितने पैसे लगे एज अ बायर, वो मुझे सोचना है, राइट। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां लिखा है 1 लाख का ऐसा असेट है जो आपने खरीदा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या बायर और सेलर दोनों ही बेयर करते हैं? यस सर। तो मतलब मैंने भी बेयर किया हुआ है एज अ बायर। एक तो मैंने 1 लाख की कॉस्ट खरीदने में दी है, प्लस 1,000 का मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो ये दो चीजें अपन ने यहां पे नोट कर ली। अब मेरे को निकालना है इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ध्यान रखिए, आज अगर मैं इस असेट को बेचने जाऊं तो मैं मानूंगा ये 1 लाख में ही बिकता है, लेकिन मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि पैसा हाथ में नहीं आएगा। सर बायर के टाइम पे आप प्लस करते हो, सेलर के टाइम पे आप माइनस करते हो, चल क्या रहा है आपका? देखो बायर के टाइम पे हम इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वी हैव मेड द पेमेंट, तो वहां पे आपका इंटेंशन क्या है? कितना पैसा मेरा लगा वो निकालना। सेलर के टाइम पे मैं माइनस क्यों करता हूं? बिकॉज कितना पैसा मुझे मिलेगा नेट वो निकालना है। तो 1 लाख का बिकेगा तो 1,000 तो नहीं मिलेगा, कट जाएगा। और ऊपर से 2% की क्या है? सेलिंग फीस भी है। किस पे लगती है सेलिंग फीस? 1 लाख पे। तो यहां पे आएगा 1 लाख के ऊपर 2% विच इज 2,000। एब्सोल्युटली करेक्ट, बच गई। 1 लाख के ऊपर 2% 2,000। बोलिए बायोलॉजिकल एसेट कितने पे रिकॉर्ड हो रहा है? 97,000। और यू हैव मेड अ पेमेंट ऑफ हाउ मच? 1,01,000। ध्यान रखिए एज अ बायर आपको कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं करनी है, यू हैव नॉट पेड एनी अमाउंट, ठीक है ना। तो टू बैंक 1,01,000, बायोलॉजिकल एसेट अकाउंट डेबिट 97,000। क्या हो गया? लॉस। कितने का लॉस है? 4,000। तो मैं लिखूंगा 4,000 का लॉस। ये हमने कर दिया डेबिट, और मैं यहां पे एंट्री पास करूंगा लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन। और ये कहां पे जाएगा हमारा लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में, पीएनएल अकाउंट। परफेक्ट परफेक्ट, ये हमारी पहली एंट्री है। ये एंट्री ना देखी देखी सी लग रही है, एक छोटे सम में अपन ने ऑलरेडी इसे पास करके देखा हुआ है भाई, सेम टू सेम इनपुट्स के साथ, तो इसलिए उसी का एक एक्सटेंशन है ये वाला सम। अब 30 सितंबर को एक बार मैं लिखता जाता हूं। मेरा यहाँ पे 30 सितंबर को जो बायोलॉजिकल एसेट है वो कितने का दिख रहा है रे? देखो इसके साथ अभी बहुत कुछ होने वाला है, इसकी इस वैल्यू हम लोग आगे आगे लेके चलते रहेंगे। तो अभी 97,000 का दिख रहा है। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 22 द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट इन द मोस्ट रिलेवेंट मार्केट इंक्रीजेस टू 1,10,000। ये जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई? 1,10,000। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 आज भी आपको लगेंगे अगर आप बेचने जाओगे, और एक ऑक्शनर फीस आपको भरनी पड़ेगी 2% ऑन द मार्केट प्राइस दैट वुड बी पेबल बाय द सेलर। तो मतलब मुझे 31 मार्च 2022 को रीमेजर करना है। मतलब फिर से मैं किस पे मेजर करूंगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो हम यहाँ पे 31 मार्च 2022 लिखे, हम यहाँ पे कर रहे हैं रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। आप सब हेडिंग डालो यहाँ पे, रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, रीमेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। एक असेट जो 97,000 का दिख रहा है दोस्तों, उसे हम रीमेजर करने जा रहे हैं। वापस से मैं फॉर्मूला लिखूंगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कितना है हम लोग का अमाउंट सेलिंग प्राइस का? 1,10,000। तो हम लिखेंगे 1,10,000 माइनस कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है? 1,000। और 2% हम लोग की क्या है? ऑक्शनर फीस। किस पे लगाएंगे 2%? क्या आ रही है? 2,200। तो मेरा नेट अमाउंट कितना आ रहा है? 1,06,800।
तो मेरा बायोलॉजिकल एसेट 97 से सीधा किस पे पहुंच जाएगा, 1,06,800। कितने का गेन हो रहा है बोलो, 9,800 का। 9,800 का मैं बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कर दूंगा, बायोलॉजिकल एसेट 9,800 का हम डेबिट कर देंगे बायोलॉजिकल एसेट टू। मैं लिखूंगा यहाँ पे गेन ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, क्योंकि हम लोग सेकेंड टाइम इसे कर रहे हैं तो इसलिए मैंने वर्डिंग्स लिखी है गेन ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। कहां पे जाना चाहिए ये, प्रॉफिट एंड लॉस में। टू गेन ऑन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कहां पे जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। और इस हरकत के बाद मेरा जो बायोलॉजिकल एसेट है वो कितना दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक बार नोट कर लेता हूँ। ये नोटिंग हम लोग लेकर चलते रहेंगे। हमारा यहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट अब कितना दिख रहा है, देखो इसके साथ बहुत कुछ होने वाला है, मैं फिर से बता देता हूँ। सर ऐसा तो क्या ही हो रहा है जो बार बार बता रहे हो आप। देखते हैं हम लोग 1,06,800। ए तुम लोग ये बताओ ना, हम लोग बार बार यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस क्यों कर रहे हैं, जबकि बात तो यही थी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस नहीं होता है। जब हम सेलिंग प्राइस से फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करके ही वहां पहुंचे। और हमारे पूरे क्वेश्चन में क्या दिया है, फेयर वैल्यू या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो माइनस करनी है। यस सर। तेरे को वो भाई एंट्री चाहिए अक्षय खन्ना वाली ना, बोला अलग एकदम बढ़िया। 31 मार्च 22, ठीक है ना, डन सर। अब हमारा सम स्टार्ट होता है, इतना तो कुछ नहीं था, राइट। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जून 2022 एक्स सोल्ड 18 goats for rupees 20,000 and incurred transportation charges of 150. In addition, there was 2% auctioneer fees on the market price of the goat paid by the seller. तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि 1 जून 2022 को देयर इज अ सेलिंग। हम लोग गोट बेच रहे हैं, हम लोग अपना बायोलॉजिकल असेट बेच रहे हैं। जैसे पीपी बेचते हैं वैसे हम लोग क्या बेच रहे हैं, अपना बायोलॉजिकल असेट बेच रहे हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी गोट को ऐसे सेल करोगे तो आपका सबसे पहला टास्क है कि जितनी गोट्स आपने बेची है आप उसे क्या करो, रीमेजर करो। रीमेजर करने के बाद आपको क्या करनी है, सेलिंग करनी है। ये बात समझ में आती है। कितनी गोट्स आप बेच रहे हो, 18 गोट्स। कितना बेच रहे हो, 18। तो मैं यहां पे लिखूंगा 18 गोट्स। 18 गुड्स हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, राइट। पहले मैं यहाँ पे उसे रीमेजर करके भेजूंगा। रीमेजर किस पे कर रहे हैं हम लोग उसे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये रूल है जो ध्यान में रखना है, रीमेजर कर रहे हैं एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ओनली दोज 18 गोट्स। बाकी 82 जो बची है उसको तो बाद में भी कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। 18 गोट्स की बात आती है। आज यहां पे इनकी वैल्यू कितनी दिख रही है वो मैं निकालता हूं। कैसे निकालोगे आप, सिंपल है। ऊपर हम लोग का जो अमाउंट है वो कितना है, 1,06,800। क्या इनमें छुपी है ये गोट्स, तो यहां पे हम बोलेंगे 1,06,800 डिवाइडेड बाई कितनी गोट्स है, 100, इनटू बिग कितनी रही है, 18। तो मैंने यहां पे निकाला है कैरिंग अमाउंट ऑफ 18 गोट्स। कितना अमाउंट आ रहा है भाई, 92,000, 19,224, 19,224, 19,224। ये समझ में आती है बात। ये इन 18 गुड्स की वैल्यू यहां पे दिख रही है, ओके। अब मैं इसे रीमेजर करके विदा कर रहा हूं। तो रीमेजर कैसे करेंगे आज देख लो। इनफैक्ट सीधा ही हम बोल सकते हैं, आज अगर आप देखोगे तो इन गोट्स की क्या वैल्यू आ रही है। हमने 18 गोट्स जब बेची तो कितने में बेची है, 20,000 में। और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना कट हो गया, 150, और 2% का ऑक्शनर चार्जेस। तो बताओ इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है। एक बार मैं बता देता हूं, 20,000 है, 20,000 माइनस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है, 150, और कॉस्ट टू सेल कितना है, 2% ऑफ 20,000, इट्स कितना, 400। क्या अमाउंट आ रही है, 19,450। बढ़ रहा है हम लोग का ये अमाउंट। अरे बोलो कितना हुआ, बोलो व्हाट इज द गेन, 226। तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले बायोलॉजिकल असेट, बायोलॉजिकल असेट अकाउंट डेबिट 226 टू पीएनएल, 226। ये हम लोग ने लिख दिया। ये समझ आई बात। ये अपन ने क्या कर दिया, एक बार के लिए रीमेजर कर दिया। अब ये 18 बकरियां किस प्राइस पे दिख रही है मेरे बुक्स में, 19,450, है ना। ये समझ में आती है ना बात। आपने खाली वो 18 गोट्स को रीमेजर किया हुआ है। अब मेरी बात सुनो, जब तुम बेचोगे तो आपको पैसे आएंगे। आपने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू
बायोलॉजिकल असेट, क्योंकि अब मेरे बुक्स में बायोलॉजिकल असेट दिखने का कोई अधिकार ही नहीं बनता मेरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल असेट कितना आ रहा है यहाँ पे 19450, 19450 पैसा हाथ में आया, 19450 पैसा हाथ में आया। ये समझ आई बात? 19450 पैसा हाथ में आया, ये बात समझ आई आपको? पक्का? अब मैं तुमको ना एक बात बोल रहा हूं, वो निकालना। आज वो 82 गोट्स की क्या वैल्यू मेरे बुक्स में दिख रही है वो आप निकालो एक बार। 18 चली गई है, बची कितनी है? 82। और वो आपको पूछ रही कि सर हमारी क्या वैल्यूज है, बताइए। 87,000। ठीक है, तुमने यहाँ पे क्या किया? 10680 अपॉन 100 इंटू 82 कर दिया, ऐसा कुछ किया, या फिर पूरा प्लस माइनस किया? पूरा प्लस माइनस करोगे तो भी चलेगा, और अपॉन करके करोगे तो भी चलेगा, प्रोपोर्शनेट वाली बात है, ठीक है ना? यहां पे हम लोग एक बार के लिए ये एंट्री सबको समझ आ गई है, राइट? तो 18 गोट्स की वैल्यू लिखते हैं, सॉरी 82 की, 82 गोट्स की जो बुक वैल्यू आज बची है, कैरिंग अमाउंट, इट इज, कैसे निकाल सकता हूं मैं? 1 लाख वैल्यू थी, 1,06,800 थी, 1,06,800 थी, कितनी गोट्स के लिए? 100 इंटू आज कितनी बची है? 82। बोलो क्या अमाउंट आ रही है? 576। और इसी को दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं? 1,06,800 प्लस तुमने जो रीमेजर किया था वो कितने पे किया था? ये देखो ना, यहां पे इतना था, फिर तुमने ये बढ़ा दिया था 226 से, तो मैं लिख देता हूं प्लस 226, माइनस तुमने कम कितने से कर दिया? 19,450, तो ये 19,450 अपन ने माइनस कर दी, तो भी आंसर आपका सेम ही आना है, 87576। एक बार करके देख लो, बात एक ही है। ऊपर वाली 1,06,800 से वैल्यू निकालो तो भी सेम बैठना है, और ऐसे प्लस माइनस करो तो भी सेम बैठना है। ये क्लियर है? ये क्यों निकाला है? आगे जाके स्लॉटरिंग होने वाली है, तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि उनकी आज अपने बुक्स में क्या वैल्यू दिख रही है। ये क्लियर है सबको? पक्का? अरे बोलो, मनन कहाँ पे खो गए हो? क्लियर एकदम? चलिए, ये एंट्री मेरे हिसाब से सबको क्लियर होनी चाहिए, सबने अपने बुक्स में नोट भी कर ली है। इसके बाद देख लीजिए, 15 सितंबर 2022 को द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गोट्स वेर 82820। बची हुई गोट्स का वैल्यू कितना है? फेयर वैल्यू 82820। 42 गोट्स वेर स्लॉटर्ड। स्लॉटर्ड का मतलब समझ में आता है सबको? स्लॉटेड का मतलब समझ में आता है ना? अब अगर आप देखोगे तो हमारी ये जो बायोलॉजिकल एसेट है ना, वो धीरे धीरे इन्वेंट्री बनती जा रही है, अगर आप ठीक से देखोगे तो, राइट? 82 42 गोट्स वेर स्लॉटर्ड ऑन दैट डे, और उस वक्त हमारी स्लॉटरिंग कॉस्ट कितनी लग गई? 4,200। टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द कैरकेसेस, कैरकेसेस का मतलब होता है, हाँ ये इसको पता है एकदम, कसाई। स्लॉटर करने के बाद का जो जो ये बोला, वो क्या होता है? हमारा कैरकेसेस। आई बात समझ? लिखा है द टोटल स्लॉटरिंग कॉस्ट वेर 4200, द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ कैरकेसेस ऑन दैट डे वाज 48300। ये मार्केट प्राइस देके रखी है, एंड द एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू सेल द कैरकेसेस इज 420, नो अदर कॉस्ट वेर एक्सपेक्टेड। नाउ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस होल सम। ये जो इन्वेंट्री में कन्वर्ट होके बिक रहा है ना, ये मोस्ट क्रूशियल है। इसके इनपुट कैसे यूज करने हैं वो अपने को देखना है, तो ये स्टार मार्क है पूरे सम का, बाकी सब आप हैंडल कर लोगे, इसको बस खाली अपने को देखना है कैसे हैंडल करना है। ये बात समझ में आती है? देखो सिंपल सी बात है, जो गोट्स इन्वॉल्व है वो कितनी है? 42। 42 गोट्स इन्वॉल्व है। मुझे बताओ आज वो 42 गोट्स की कैरिंग अमाउंट हमारे बुक्स में क्या दिख रही है? कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे 87576 की अमाउंट दिख रही है हमारे बुक्स में ऑलरेडी, और ये कितने गोट्स के लिए दिख रही है? 82 इंटू हम लोग 42 करेंगे तो क्या अमाउंट आ रही है बोलो? 44,856। सही जवाब। ये समझ आती है बात? 44,856। दूसरी एक बात, ये गोट्स की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही हो गई अगर आप देखोगे तो। और मैंने बोला था अगर 41 से बात इन डेज 2 में पहुंच रही है, तो ये जो हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो इन डेज 2 पर्पस के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट। तो मेरे लिए अब तक की कॉस्ट कितनी बन गई है? 44856। इतनी बात समझ में आती है सबको? दूसरी बात, आपने यहाँ पे थोड़ी सी स्लॉटरिंग कॉस्ट भी इनकर की है। कितनी कॉस्ट है स्लॉटरिंग की? 4,200। करनी बाकी है या कर दी है? कर दी है। ये समझ में आती है बात एकदम? स्लॉटरिंग कॉस्ट कितने की है? 4,200।
अब ये भी आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये फर्दर प्रोसेसिंग हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ने आरएम तो दे दिया, रॉ मटेरियल तो दे दिया, आपने इसके बाद क्या किए, फर्दर प्रोसेसिंग, और उसमें कितना खर्चा लग गया, 4200 का। ये समझ में आती है बात। सर और क्या इनपुट देके रखा है, एक बार जरा दिखाना। और आपको यहां पे इनपुट दिया हुआ है कि टोटल मार्केट प्राइस ऑफ कैरकेसेस, ये बकरी की मार्केट प्राइस है या कटे हुए टुकड़े की, ओरे, total market price of कटे हुए बकरी on that day was 48300 and expected transport cost to sell the carcasses is 420। सेंटेंस पढ़ के बताओ कि बेच दिया है या बेच सकते हैं और बेचने वाले हैं, बेच दिया है, ऐसी बात नहीं है। तो सर क्यों देके रखा है, बिकॉज एनआरवी निकल जाए। बहुत बढ़िया, क्या निकल जाए, एनआरवी। तो अगर कोई यहां पे इन्वेंट्री के एनआरवी निकाले तो मैं क्या बोलूंगा, एनआरवी ऑफ कैरकेसेस। एनआरवी ऑफ कैरकेसेस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। टोटल मार्केट प्राइस आपको देके रखी है 48300, 48300 माइनस, आज अगर मैं इसे बेचने जाऊं तो कितना सेलिंग कॉस्ट लगे, 420, 420। तो आज कैरकेसेस को बेचकर कितना पैसा मेरे को रियलाइज हो सकता है, बोलो। 47080, 880, 880, 47880, राइट, 47880। ये समझ में आती है बातें सबको एकदम। ये अपन ने इनपुट्स को तैयार कर लिया आराम से। क्या तैयार कर लिया, इनपुट्स। अब आपको एक एक करके एंट्री पास करनी है भाई, सीधी बात है। सबसे पहले यहां पे ये तीनों चीज के लिए क्या एंट्री पास होगी, इधर से जो अमाउंट आपकी बायोलॉजिकल एसेट है वो कन्वर्ट होके किस में जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये समझ में आती है बात। ये जो आपके 4200 लगे हैं वो किस में ऐड हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे, और उसको आप किस पे मेजर करोगे, एनआरवी। एंड जो भी आपका गेन या लॉस है वो किस में जाएगा, पीएनएल। अरे बोलो, ये समझ में आती है बात, बोलो पक्का। एक बार यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट एक बार देख लो, इन्होंने बेचा वेचा तो नहीं है ना, बेचा वेचा तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑन 15 सितंबर द फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गोट वाज 880 to 42 goats were slaughtered on that day with the total slaughtering cost 4200। The total market price on that day was 48300 and expected transport cost to sell the carcasses is 420। इन्होंने शायद इसको बेचने के परसेप्शन में एंट्री पास की है। एक बार चेक कर लो, आंसर की में एक बार चेक कर लो। शायद मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि इन्होंने बेचने के परसेप्शन में एंट्री पास की है। दे हैव रिकॉर्डेड इट एज अ सेल्स। सर कहां की बात कर रहे हो, जरा देखो। नहीं नहीं, परफेक्ट। तो ऊपर वाले को एज अ सेल्स रिकॉर्ड किया हुआ है, इधर वाले को तो अपन ने क्या किया, कन्वर्जन के फॉर्म में रिकॉर्ड किया हुआ है। परफेक्ट परफेक्ट, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अब मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले 44856 को लेकर आप एंट्री पास करो, पहला। फिर मैं तीन कंबाइन कर लूंगा एंट्री जो इनकी वाली है वो दिखा दूंगा। 44856 को लेकर क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल असेट से अमाउंट किस में जा रही है, इन्वेंट्री में। तो मैं पहली एंट्री पास करूंगा, इन्वेंट्री एक असेट होता है, मैंने उसे क्या कर दिया, डेबिट। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल असेट, मारो सब साथ में। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल असेट कितना, 44856, 44856, 44856। फिर उसके बाद और आपका 4200 का खर्चा लग गया, तो आप डेबिट करोगे कौन से अकाउंट को, इन्वेंट्री अकाउंट को। कितने से, 4200 से। और जो आपका स्लॉटरिंग कॉस्ट लगा है उसको लेकर आप पेमेंट एंट्री पास करोगे टू बैंक, 4200। मुझे बताओ मेरी टोटल इन्वेंट्री यहां पे कितने की दिख रही है आज, कितना दिख रहा है, 49,056। यस, लेकिन इसकी एनआरवी कितनी है, 47880। तो गिराना पड़ेगा अपने को। तो हम लिखेंगे थर्ड एंट्री, हम कितने पे ला रहे हैं इसको, 47880। कितने से रिडक्शन हो रहा है, 1176, 1176। ठीक है सर, 1176। ये क्लियर है एकदम अच्छे से। देखिए हम यहां पे एंट्री पास करेंगे टू इन्वेंट्री, क्योंकि गिराना है आपको इन्वेंट्री को। और डेबिट कौन सा अकाउंट करोगे, पीएनएल। कितने से, 1176, 1176। ये क्लियर है सबको। कोई अभी तक अगर डाउट है तो पहले पूछो। इन्होंने इन तीनों को एक मर्जिंग की तरह पास किया हुआ है, तीनों एंट्रीज को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, मैंने तोड़ के बताया। फिर हम लोग अभी मर्ज भी कर देंगे इसको, ठीक है ना। पहले एंट्री क्या हो गई,
बायोलॉजिकल एसेट से अमाउंट किस में गई? इन्वेंट्री में। तो फर्स्ट एंट्री क्या पास किया आपने? इन्वेंट्री टू बायोलॉजिकल एसेट। दूसरा, स्लॉटरिंग कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री के कॉस्ट में क्या हो गई? ऐड हो गई। तो सेकंड एंट्री क्या पास की? इन्वेंट्री टू बैंक। और थर्ड, इन्वेंट्री किस पे मेजर हुई है? एनआरवी पे। तो वैल्यू गिर रही है, तो इसलिए अपने गिरावट को क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिए। सोचो कंबाइंड एंट्री कैसे बनेगी? हमारा इन्वेंट्री अकाउंट ही ऐसा है जो बार बार यूज हो रहा है, 1, 2 और 3। तो एट द एंड मेरे को एक बार करके बताओ कैलसी पे, इन्वेंट्री नेट तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कितने पे डेबिट हो रहा है? बहुत बढ़िया। इन्वेंट्री नेट कितने से डेबिट हो रहा है? 47880। ये समझ में आती है बात सबको? अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट तो एक ही बार क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने लिख दिया टू बायोलॉजिकल एसेट। टू बायोलॉजिकल एसेट कितना? 44856। अच्छा, उसके बाद पीएनएल के अंदर तो एक ही बार डेबिट आ रहा है 1176, और लास्ट में अपन ने क्या लिख दिया? टू बैंक। कितना? 4200। तो इन्होंने सीधा ये एक कंबाइंड एंट्री पास कर दी है, और अपन ने क्या किया है? तोड़ तोड़ के पास की है, बस फर्क कितना ही है। ये समझ में आती है बात एकदम अच्छे से? बोलो। कन्वर्ट करेंगे। देखो, बायोलॉजिकल एसेट को जब आप कन्वर्ट करोगे तो इन दैट केस रीमेजर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है। मतलब कभी भी इंड एस वालों ने ऐसा बताया नहीं है कि हमको इस पॉइंट पे रीमेजर करके भेजना है कि नहीं भेजना है। खाली ये बात बोल के रखिए कि जब भी ये 41 से 2 में जाएगा तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या बन जाएगा? हम लोग के लिए कॉस्ट बन जाएगा। तो अब इंस्टीट्यूट जो है वो डायरेक्टली इन्वेंट्री जब बेचता है, डायरेक्टली बायोलॉजिकल एसेट जब बेचता है, तो वो रीमेजर करके बेचता है। और जब वो उस इन्वेंट्री को कन्वर्ट करके बेचता है तो रीमेजर नहीं करता। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी तुम कर भी दोगे तो कुछ गलत नहीं किए हो अपने जान में, तो तुमने क्या किया हुआ है? सही किया हुआ है। आ रही बात आपको समझ? बट इंस्टीट्यूट कैसे करता है उसके हिसाब से थोड़ा अपने को जाना पड़ेगा। तो ऐसा डिफाइंड रूल नहीं है। इसका ये डाउट समझ में आया क्या था? इसने बोला सर बायोलॉजिकल एसेट जब आपने 18 गोट्स को सीधा बेचा तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया था? रीमेजर। और उसके बाद क्या किया था? सेल किया था। लेकिन जब यही आप बायोलॉजिकल एसेट को पहले स्लॉटर कर रहे हो और इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप सीधा ही अमाउंट क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो इनटू द इन्वेंट्री। रीमेजर करके नहीं कर रहे हो। तो ये कोई स्टैंडर्ड डिफाइंड रूल नहीं है ऐसा कि रीमेजर करना है नहीं करना है। इंस्टीट्यूट क्या करता है वो हम लोग ऐसे नोटिंग कर लेंगे। डायरेक्ट सेल करते वक्त तो रीमेजर करके सेल करता है। इन्वेंट्री में कन्वर्ट करने के टाइम पे वो क्या करता है? सीधी कैरिंग अमाउंट को भेज देता है टू द इन्वेंट्री। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। क्लियर है? पक्का? कोई समस्या अब तक वाले पार्ट में? बोलो। कितनी गोट्स बची है? 40 गोट्स। मुझे बताओ 40 गोट्स की वैल्यू हमारे बुक्स में क्या दिख रही है? जो 40 गोट्स है वो आज हमारे बुक्स में कितनी कैरिंग अमाउंट दिखा रहे हैं? 40 गोट्स क्या वैल्यू दिखा रहे हैं? कैसे निकालेंगे सर? बहुत सिंपल है। सबसे पहले लास्ट में वैल्यूज क्या थी? 87576 थी। ये 87576 जो है वो कितनी गोट्स के लिए थी? 82। इसमें से बची कितनी है? 40। तो इनकी हमारे बुक्स में क्या वैल्यू बची? बोलो। 4277 720 42720। और मेरे को ये लास्ट एक बार रीमेजर करना है, मामला एकदम टकाटक। लास्ट रीमेजर करने के लिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ो आप। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा हुआ है ऑन 30th सितंबर 2022 द मार्केट प्राइस ऑफ द रिमेनिंग 40 गुड्स वाज 44800। द एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 400 एंड देयर इज 2% ऑक्शनर फीस। रिमेनिंग ही बोल के रखा हुआ है, तो सीधा हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि जो 40 गोट्स है उसके लिए क्या हमारी होगी फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल। क्यों रिमेजर कर रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पे 30th सितंबर 2022 की तारीख दी हुई है। सर हम लोग तो यहाँ पे 31 मार्च को ही खाली रिमेजर करते हैं। ये क्या हो रहा है सब में कि हम 30th सितंबर को भी रिमेजर कर रहे हैं? देखो, तुम लोग ने एक स्टेटमेंट का नाम सुना होगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 3-3 महीनों वाला। अब वो 3 महीने वाला स्टेटमेंट तो क्या बोलता है? सर मैं तो मेरे लिए पूरा साल की तरह ही हूं ना, तो आज 3 महीने खत्म हो रहे हैं तो मेरे लिए आप एक काम करो, गुड्स को रीमेजर करो। तो आप क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करना सीखो। उसने बोला है 30 सितंबर को ये सब मैं दे रहा हूं, मतलब वहां पे आपको रीमेजर करना है। तुम्हारी बात एकदम सही है कि 31 मार्च को ही मेजरमेंट होनी चाहिए, बट इंटरिम स्टेटमेंट के लिए क्वार्टरली एंड पे भी मेजरमेंट हो सकती है, तो चला लेना। यस। 15 सितंबर को जो वैल्यू देके रखी हुई है उसका कोई एज सच यूज नहीं है, बिकॉज इनकी अगर वो यूसेज कराने की इंटेंशन होती तो फेयर वैल्यू के साथ वो लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ये सब देते, बट वो दिया ही नहीं है, तो वो बस खाली एक तरीके से बहकाने के लिए दिया हुआ है।
ये समझ में आती है बात आपको? ठीक है ना? यहां पे बताइए रिमेनिंग गोड्स के लिए 42720 आज दिख रहा है। एनआरवी कितना आ रहा है बोलो? मार्केट प्राइस कितना है? 44800। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? 400। और ऑक्शनर पीस कितना है? 2%। बोलो भाई, सब माइनस करके आ रहा है 43,504। बढ़ रहा है। कितने से गेन हो रहा है? गेन हो रहा है 784 से। तो मैं यहां एंट्री पास करूंगा, बायोलॉजिकल एसेट 784 टू पीएनएल 784। और इसके बाद मेरे बायोलॉजिकल एसेट लास्ट में कितने पे दिख रहे हैं? 43504। मामला डन। 43504 मामला डन। ठीक है, आया समझ? बस खाली एक चीज ऐसी है जो इनकी प्रेजेंटेशन के साथ हम मैच कर लेते तो अच्छा हो जाएगा। सर बोलो ना क्या? ये लोग ने जो डायरेक्टली बकरियां बेची है वो 18 गोट्स, उनकी प्रेजेंटेशन एक बार देख लेते कैसी की है। गेन तो हमारा भी उतना ही दिख रहा है, हम थोड़ा सा असेट बेचने के इंटेंशन से रिकॉर्ड किए। और इन्होंने कैसे रिकॉर्ड किया है कि ये गोट्स हमारी क्या थी? इन्वेंट्री थी। तो हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? सेल्स वगैरह के थ्रू। तो वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। कौन सी की बात कर रहा हूँ? स्लॉटेड वाले की? नहीं सर, किसकी बात कर रहे हैं हम? 18 गोट्स की। तो वो 18 गोट्स का एक बार आप प्लीज सोल्यूशन पे आओ और प्रेजेंटेशन देखो यहां पे, राइट? सेल ऑफ गोट्स को लेकर क्या पहली एंट्री अपन ने भी पास की है 226 को लेकर? सेम टू सेम पास की हुई है। उसके बाद अपन ने सीधा एक एंट्री पास कर दी, क्या पता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट। इन्होंने बोला सर असेट थोड़ी ना बेच रहे हो आप, तो क्या बेच रहे हो? इन्वेंट्री। तो जो पैसा बेचकर आ रहा है उसे क्या दिखाओ? सेल्स। ये अमाउंट को क्या दिखाओ? कॉस्ट। और फिर गेन दिखाओ। तुमको ये समझ में आता है ना डिफरेंस? इन्वेंट्री जब बेचते हो तो आप क्या सेल्स को अलग दिखाते हो, कॉस्ट को अलग दिखाते हो, गेन अलग दिखाते हो। असेट सीधा बेचते हो तो बैंक में जो पैसे आए, असेट गया, बीच का क्या हो गया? गेन। तो असेट अगर कोई बेच रहे हो तो सीधी अमाउंट पीएनएल के अंदर गेन वाली पहुंचती है। इन्वेंट्री बेचते हो तो बाइफरकेशन प्रॉपर्टी आप दिखाते हो। तो ये लोग 18 गुड्स को किसकी तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं? इन्वेंट्री की तरह। ये बात क्लियर है? तो देखो 20,000 का पैसा आया था, तो यहां पे अपन ने 20,000 का क्या दिखा दिया? रेवेन्यू। बट उसमें से 550 कट हो गया था पैसा। तो किस नाम से कट हुआ था? सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे बैंक में कितना आया? 19,450। तो प्रेजेंटेशन कैसी दिख रही है? यहां पे दिख रहा है रेवेन्यू 20,000 का, और यहां पे दिख रही है सेलिंग एक्सपेंसेस। कितने की दिख रही है सेलिंग एक्सपेंसेस? 550। जो बायोलॉजिकल एसेट से अमाउंट अपन ने निकाली है वो क्या बन गई है? कॉस्ट टू सेल। कितना है? 19,450। तो ये हो गया सीओजीएस 19,450। अगर आप देखोगे तो नेट अमाउंट एज सच कोई गेन या लॉस दिखाई नहीं रहा, ये खाली प्रेजेंटेशन का तरीका है। कर लो एक बार कैलसी पे। 20,000 में से 19,450 माइनस करो, 550 माइनस करो, गेन या लॉस क्या आ रहा है? जीरो। क्योंकि जो गेन आना था वो अपन ने पहले ही ऑलरेडी दिखा दिया। ये बात समझ में आती है सबको? तो अपन ने क्या एंट्री पास कर दिया था? इन दोनों को ऐसे कंबाइन ही मार दिया था कि सर मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि मेरे बैंक के अंदर पैसा कितना आया? 19,450 टू बायोलॉजिकल एसेट कितना? 19,450। वी हैव पास दिस एंट्री। जैसे कि अपन ने क्या बेचा है? कोई मशीन बेचा है वैसा। बट इन्होंने किस तरीके से दिखाया है कि सर इन्वेंट्री है, पैसा जो आया है वो सेल्स में दिखाओ, पैसा जो कटा है वो एक्सपेंस दिखाओ, और बायोलॉजिकल एसेट से जो अमाउंट निकली है उसे क्या दिखाओ? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये समझ में आती है बात एकदम अच्छे से? दोनों की एंट्री में अलग से कोई गेन या लॉस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होना है वो ऑलरेडी 226 में हो चुका है। तुम खाली ये दो एंट्री का इस तरीके से हिसाब एक बार लिख दो बस बाजू में, ताकि आपको क्लियर रहेगा। रेवेन्यू 20,000, सीओजीएस 19,450 और सेलिंग एक्सपेंसेस 550, राइट? रेवेन्यू 20,000, सीओजीएस 19,450 और सेलिंग एक्सपेंस 550, इतना लिख दो खाली, दैट्स इट। और इसके आसपास हम अजम्पशन लिख देते हैं। तुमको पता है मैंने नोट्स में ना पॉइंट्स टू बी नोटेड देके रखा है लास्ट में। पॉइंट्स टू बी नोटेड क्वेश्चन बैंक के लास्ट में। वो क्यों देके रखा है? जिन जिन सवालों में तुम गलत कुछ कर रहे हो उनकी गलतियां अगर आप यहां पे नोट करोगे तो एग्जाम डे के लिए एक जगह पे आपको सारी गलती मिल जाएगी।
और कुछ अजम्पशन अगर इंस्टीट्यूट यूज करता है, कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है, तो वो यहाँ पे आप लिखते जाना, कुछ मैं लिखाते जाऊंगा, कुछ आपको लिखते जाना अपने हिसाब से। ये क्लियर है एकदम अच्छे से, राइट? तो इसको लेकर हम लिखते हैं पॉइंट्स टू बी नोटेड में। आइए यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे आईसीआई अपन ने लिख दिया। वाइल selling biological asset directly, while selling biological asset directly, we should first remeasure at fair valueless cost to sell, and then we should record transaction like sale of finished goods. However, if we convert biological asset into some another form, and then sell it, we need to shift amount in biological asset that is 41 to inventory that is in days 2 without remeasurement on the date of shifting. Without remeasurement on the date of shifting. और यहाँ पे एंट्री क्या बन रही है? बायोलॉजिकल असेट आपका जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और इन्वेंट्री अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बायोलॉजिकल असेट अपन ने कर दिया क्रेडिट और इन्वेंट्री कर दिया डेबिट, ठीक है ना? और इसके रेफरेंस में आप लिख दो, ये बात कहां से निकल कर आई है? रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 3, राइट? रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे अपना एग्जाम टाइम में भी कुछ बातें जो क्लास में डिस्कस हुई है वो रिकैप हो जाएगी, राइट? ठीक है ना? कोई समस्या इस क्वेश्चन में? नहीं। ऑनलाइन क्लियर है? एक बार बता दो। बाकी जनता, हम लोग आगे के फर्दर क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं भाई। ये लिख के हो गया सबका? लिख लो। यस सर, क्लियर। अरे गोविंद जी, क्लियर है आपको? ठीक है, ठीक है, राइट। चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग एक एक करके भाई निपटाते हैं। अभी फ्लो में ना लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाइज कवर हो गए। वैसे तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे है, 9 पे, 9, ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ROC। क्या लगता है ROC का मतलब? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC का मतलब है रीड ओनली कंक्लूजन। इतना सारा थियरी रट के मतलब नहीं है, जिसकी रटनी होगी मैं हाईलाइट करवा दूंगा, राइट? रीड ओनली कंक्लूजन। देखिए यहाँ पे लिखा है एर्गो फूड्स लिमिटेड रन्स अ पोल्ट्री फार्म
business, it has received a government grant from the government for setting up a new poultry unit in backward areas. Ergo Foods Limited used the amount of government grants to buy the first batch of broiler birds, incubators, etc. अब मेरी बात सुनो, ये जो ब्रॉयलर बर्ड्स है ना, ये एक तरीके से ऐसे मान लो मुर्गियां है, ठीक है ना, जो अंडे अच्छा देती है। और इनक्यूबेटर मशीन्स हो गई, ऐसा मान के चलेंगे हम, जो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे टू डू योर बिजनेस। यहां लिखा हुआ है द ब्रॉयलर बर्ड्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल। आपको पता होगा क्यों ऐसा मेजर हो रहा है, क्योंकि ब्रॉयलर बर्ड हम लोग की कौन सी एसेट है, और बेरर है या नॉन बेरर है, एनिमल है, एनिमल, वी डोंट केयर कि वो क्या है। आ रही है बात समझ, यहाँ पे बेरर नॉन बेरर छोड़ो, एनिमल है। द ब्रॉयलर बर्ड आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल। हाउएवर जो इनक्यूबेटर मशीन है वो तो कभी 41 में नहीं आ सकती है, इसीलिए वो किस में मेजर हो रही है, कॉस्ट मॉडल, एज पर इंड AS 16। एज सच देयर आर नो कंडीशन अटैच्ड टू द रिलीज ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। देखो भाई, पोल्ट्री बर्ड्स को लेकर एज सच कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं है, तो मतलब दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट एंड नो कंडीशन अटैच्ड। बोलो कहां पे डाल दूं, पीएनएल में। कहां पे डाल दे, पीएनएल में। हाउएवर as regards the investment in the incubators and other equipment, the government contains a condition that plant and machinery should be used for minimum period of 3 years and useful life भी मशीन का 3 साल ही है in accordance with the estimate। बताइए कैसी ट्रीटमेंट एडवाइस की गई है 41 में और 20 में फॉर दीज थिंग्स। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट वाला क्वेश्चन है। मैं ना इसके आसपास कहीं अच्छी जगह मिले तो कंक्लूजन लिखवा देता हूँ। ये आदमी जितनी छोटी राइटिंग में लिखता है उतनी छोटी में हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, सीधा आप ये पढ़ के जाओगे, मामला टकाटक, कोई अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एग्जाम में ज्यादा। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर ब्रॉयलर बर्ड्स। ब्रॉयलर बर्ड्स को लेकर जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, ब्रॉयलर बर्ड्स को लेकर जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है वो जाएगी इंड AS 41 में। और इंड AS 41 हमें बोलता है ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन PNL grant shall be recognized in the PNL when no conditions are attached। grant shall be recognized in the PNL when no conditions are attached। ठीक है ना, ये हो गया ब्रॉयलर बर्ड को लेकर। ब्रॉयलर बर्ड हमारा बायो एसेट है। और फिर अब हम यहां पे लिखते हैं फॉर इनक्यूबेटर मशीन। इनक्यूबेटर मशीन किस पे वैल्यू होता है, इंड AS 16। मॉडल कौन सा है, कॉस्ट। और इसको लेकर हमें क्या मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट। इसको लेकर अपने को मिली है गवर्नमेंट ग्रांट। तो मशीन्स को लेकर अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है तो देयर आर 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1, एडजस्ट ग्रांट अमाउंट with the cost of asset। adjust the grant amount with the cost of asset। ठीक है ना, तो हमारी असेट की अमाउंट कम हो जाएगी और वो फिर 3 साल क्या करनी है, डेप्रिशिएट। दूसरा हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, शो गवर्नमेंट ग्रांट एज डिफर्ड इनकम। show government grant as deferred income। show government grant as deferred income and transfer it to PNL in the ratio of depreciation। show government grant as deferred income and transfer it to PNL as a in the ratio of depreciation as an income।
ये दो ऑप्शन अपने को देके रखे हैं, पूरा थियोरेटिकल आंसर है, आने के चांस बहुत रेयर है। अगर आ भी गया तो तुम लोग तैयार हो, 5 में से एक नंबर जा सकता है, 4 तो मिल ही जाएंगे। और हम इंडेस 20 पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ी थियरी सीखेंगे, तो ये जो लाइनें मैंने लिखाई है इससे बेटर ही लिखना है अपने को। तो ये बात समझ में आई अपने को एकदम अच्छे से, राइट? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है एकदम? ये लिख लिया अपन ने। सर गवर्नमेंट ग्रांट का जो टॉपिक है ना, उसके रेफरेंस पे हम क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, सो दैट गवर्नमेंट ग्रांट वाला टॉपिक आपने पढ़ा, सीधा इस क्वेश्चन नंबर पे आए। ठीक है ना? कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9? ये डन है ना सबका? बाकी है? बाकी है, लिख जल्दी लिख, राइट? नाइस। 9th अपन ने कर लिया, 10th अपना हो चुका है। करण लिख लिया ना यार? 9th हो गया, 10th हो गया, उसके बाद 11th पे आ जाओ भाई, लिख दीजिए 11th। इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो बस खाली, मतलब इसकी प्रेजेंटेशन में आपको समस्या नहीं आएगी, अमाउंट निकालने में थोड़ी सी आ सकती है, तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप खुद पहले निकालने की कोशिश करो, उसके बाद हम बात करेंगे। आरटीपी का क्वेश्चन है, गुड चांस के एग्जाम में आ सके, 4 नंबर के लिए। मैं रीडिंग कर रहा हूं, ध्यान देंगे सब। पेज नंबर क्या है? 215। 215, हाँ। एज एट 31 मार्च 21, अ प्लांटेशन कंसिस्ट ऑफ 100 पीनस रेडियाटा ट्रीज। कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा सर ये पेड़ कौन सा होता है, क्या होता है, मैं बता देता हूं, फिर भी मैं रिसर्च करके आया हूं। मैं बोला किसी ने पूछ लिया, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी बनाने के लिए इसका लकड़ा बहुत काम आता है। ये बात समझ में आई? तो मुझे ये बताओ, बेरर है या नॉन बेरर है? नॉन बेरर ना, क्योंकि वो जब कटता है तो अच्छे भाव पे बिकता है, क्योंकि उसका लकड़ा बहुत अच्छे से काम आता है, राइट? तो दिस इज अ नॉन बेरर प्लांट, हम यहां पे लिख भी देते हैं, दिस इज अ नॉन बेरर प्लांट। विनय बेटा, नॉन बेरर प्लांट कौन से इंडेक्स में आता है? 16 में आता है, वेरी गुड। नॉन बेरर 16, 41 में आता है, बेरर किस में आता है? 16 में। ऐसे कोई बात नहीं बेटा, अब जस्टिफाई मत कर, हम सबने सुन लिया, तूने 16 बोला था, 41 में आता है, ठीक है ना? लिखा है दे वेर प्लांटेड 10 years अर्लियर, 10 साल पहले अपन ने उगाए थे। द ट्री टेक्स 30 years टू मेच्योर एंड विल अल्टीमेटली बी प्रोसेस्ड इनटू बिल्डिंग मटेरियल फॉर हाउसेस एंड फर्नीचर। और हम लोग का जो WACC है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6% पर एनम, ये लोग लिखते हैं WCC, मेरे को सुनाई देता है डिस्काउंट रेट। ध्यान रखिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मामला है जो आपको किस पे निकालना पड़ सकता है? प्रेजेंट वैल्यू पे। ये समझ में आती है बात आपको? क्या लिखा हुआ है कि सर ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये आधे भाव पे या आधी कंडीशन में नहीं बिकते, ये तभी बिकते हैं जब क्या होते हैं? एकदम मेच्योर हो जाते हैं। ओनली मेच्योर ट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड फेयर वैल्यू बाय रेफरेंस टू अ कोटेड, कोटेड का मतलब होता है लिस्टेड, यहां पे आप लिख सकते हो कोटेड का मतलब होता है लिस्टेड, quoted price in an active market, the fair value inclusive of current transportation cost to get 100 logs to market for a mature tree of the same grade as in the plantation is given। 31 मार्च 21 को जो फेयर वैल्यू दिख रही है वो है 171, और 31 मार्च 22 को जो फेयर वैल्यू दिख रही है वो है 165। और आपको डिस्काउंट रेट की परसेंटेज देके रखी हुई है। 19th ईयर के लिए डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 0.331, और 20th ईयर के लिए कितना है? 0.312। आपको 31 मार्च 21 पे वैल्यूएशन निकालनी है और 31 मार्च 22 पे। नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 41, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ इंड एस 113, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको मेजर कैसे करना है उसकी बात नहीं आ रही है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है? फेयर वैल्यू कैसे निकालना है। ये समझ में आ रही है बात आपको? तो इसीलिए कहां खो गया बेटा? इसीलिए हम कैसे फेयर वैल्यू निकालेंगे, कौन सी दो डेट्स पे निकालेंगे, लेट्स सी दैट। चलो एक बार साथ में हम लोग इसे सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर 11, एक तो अपने को फेयर वैल्यू निकालना है कब? 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 21, और दूसरा आपको फेयर वैल्यू निकालना है 31 मार्च 22, ठीक है ना? 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए 31 मार्च 21 को हमको लग रहा है, देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं,
तुम यहां पे 10 साल से ऑलरेडी ये प्लांटेशन कर चुके हो, ओके। बट बात क्या होकर रखी है कि ये प्लांट मैच्योर होने को कितना साल लेता है तनिष? 30 साल। 10 साल ले लिए तो कितने साल बचे? 20 साल। 20 साल बाद ही ये बिक पाएगा। और आज अगर मैं इसे बेचने जाऊं वो 20 साल के हिसाब से, तो वो आज का भाव क्या चल रहा है? 171। क्या मुझे आज 171 मिल सकते हैं क्या? ये 171 तो सब कब मिलेंगे? 20 साल बाद। कब मिलेंगे? 20 साल बाद। तो इसीलिए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, बट मी हैव टू इंश्योर कि हम इसे प्रेजेंट वैल्यू पे निकालें। ये बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है। 30th ईयर पे आपको पैसा मिल तो जाएगा यहां से। देखो 2021 के बाद और यहाँ पे 2022 के बाद। 2021 से अभी तक कितने साल बचे हुए? 20 साल। और 2022 से अब तक कितने साल बचे हुए? 19 साल। ये समझ में आती है बात सबको एकदम अच्छे से? राइट? हाँ हाँ, ये बात समझ में आती है सबको अच्छे से? अब देखो कितने ट्रीज हमारे पास? 100। 2021 में हम लोग को लग रहा है कि ये ट्रीज अगर मैं बेचने जाऊंगा तो मेरी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? 171। और 2022 में कितनी आ रही है? 165। तो 2021 में मुझे लग रहा था कि 20 साल बाद ये पेड़ कितने का बिक जाएगा? 171। बट 2022 में लग रहा है कि 19 साल बाद ये पेड़ कितने में बिक जाएगा? 165। ये समझ में आ रही है बात सबको? इनटू कितने पेड़ है? 100। इनटू कितने पेड़ है? 100। तो यहां पे अमाउंट कितनी है? 17,100। और यहां पे कितनी है? 16,500। बट ये पैसा हम लोग को कब मिलेगा? आज या 20 साल और 19 साल बाद? 20 साल और 19 साल बाद। तो आज के लिए अपने को डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे इसको पीवी पे लाता हूं, प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए 17100 इनटू, भाई भाई 20 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया है? 0.312। और 16,500 इंटू 19 साल का कितना दिया है? 0.331। ये समझ में आती है बात क्या किया अपन ने? बोलो कितना आ रहा है फेयर वैल्यू? इधर कितना आ रहा है? क्या बोले? वापस बोलो। 5,300। बस बस पॉइंट छोड़ो। 5,335। और यहाँ कितना आ रहा है? 54। आई समझ बात? 61। 5461। दीज आर द फेयर वैल्यूज। ये आई समझ? कैसे निकाला वो क्लियर है? पक्का? कितने पेड़ थे? 100। एक तो हम लोग को 2021 पे भी वैल्यू दी थी 171, बट वो कब मिलने वाली है अपने को? 20 साल बाद। और 22 पे दिए वैल्यू 165, कब मिलने वाली है? 19 साल बाद। इनटू पेड़ किया तो उन ईयर्स पे क्या मिलेगा वो आ गया, और उसको अपन ने किस पे लाया? प्रेजेंट वैल्यू पे। इसमें ना फैक्टर्स यूज करने में तुम्हारी गलती हो सकती है, क्योंकि उन्हें 19 साल का पहले दिया और 20 साल का बाद में दिया है। तो इसमें क्या हो सकता है, तुम फ्लो में जाओगे तो ऐसा मत कर देना कि 2021 के अंदर तुम 19 साल वाला फैक्टर लगा लो और 2022 के अंदर 20 वाला। वो खाली ध्यान में रखना थोड़ा सा फ्लो में, बाकी तो कोई गड़बड़ नहीं आएगी। आज सच ये आया क्वेश्चन समझ? कोई डाउट? बढ़े आगे? बोलो बढ़े? पक्का? चलिए एक बार इसका सोल्यूशन बस खाली आप प्रॉपर्ली हाईलाइट कर लीजिए। देखिए 31 मार्च 21 को वैल्यूड है 17,100 पे, 31 मार्च 22 को है 16,500 पे। 17,100 इंटू 0.312 और 16,500 इंटू 0.331, ये हम लोग का अमाउंट आएगा। जो भी इनके बीच में फ्लक्चुएशन आई है वो है गेन और लॉस। जैसे देखो यहाँ पे तुम लोग ने रिकॉर्ड कितने पे किया था? 5,335 पे, और आज कितना दिख रहा है? 5,461। बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? ये मेरा क्या हो गया? गेन। 126 मेरा क्या हो गया? गेन। ठीक है, कहां जाएगा? पीएनएल। परफेक्ट। 126 का गेन है, डन। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 बोल दिया था होमवर्क है, किया अपन ने? मिला आपको समय अपने जीवन में? नहीं है तो प्लीज निकालना भाई और इसे कर लेना। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है विच वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ मेरे हिसाब से सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा रह गया, बाकी सब अपन ने कर लिया है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 19। और कोई रहा है तो बताओ भाई। 19वां रहा है चिन्ह स्वामी। 14? 14 मैंने होमवर्क नहीं दिया है? अरे कर लेंगे 14, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली 14 आपने कर लिया है,
अभी वो जो गोट वाला अपन ने किया था ना 100, वैसे वाली थीम पे ही है। चलो मैं एक बार आपको बता दूंगा, बट मैं खाली कौन सा करवा रहा हूँ, 19th वाला। 19th वाला भी सर, 19 वाला क्वेश्चन ऐसा है कि भाई जो अपने को कर लेना चाहिए, थोड़ा अलग कैटेगरी का है, अच्छा क्वेश्चन है। चिन्ह स्वामी, राइट, पढ़े अपने, स्टार्ट करें चलो। एम चिन्नस्वामी एंड ब्रदर्स लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग कोकोनट पाम्स। कोकोनट पाम्स का मतलब क्या होता है? हाँ, तो वो पेड़ समझ लो आप। तो कोकोनट पाम का मतलब नारियल पानी नहीं है, नारियल पानी तो उसके ऊपर उगता है। तो अपने कोकोनट पाम्स है। बाय सेलिंग देयर आउटपुट इन वेरियस फॉर्म्स द कंपनी हैज फार्म लैंड, और उसमें अपने पास 2 लाख ऐसे ट्रीज है, पाम ट्रीज, in the coastal areas of Karnataka near Mangalore. The fair value of each coconut palm is derived based on average realizable price of 30 rupees per nut. Each coconut palm grows 80 nuts per annum on an average basis. मुझे तो ये समझ में आया, एक हमारा ये पेड़ है, और ये पेड़ के ऊपर बहुत सारे क्या उगते हैं, कोकोनट्स। ये मैं झुमके नहीं बना रहा हूं, ध्यान रखना। पेड़ के ऊपर बहुत सारे क्या उगते हैं, कोकोनट्स। कितने उगते हैं एक पेड़ के ऊपर? 80। कितने उगते हैं? 80। हर हर कोकोनट को आप कितने पे बेच सकते हो? 30 पे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, लिखा है ईच कोकोनट पाम कैन जनरेट रेवेन्यू एज लॉन्ग एज 80 ईयर्स। बाप रे बाप, 80 साल तक सर, बाप रे बाप। एंड द करंट पाम्स आर ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। द मैनेजमेंट थिंक्स दैट कंसिडर्ड द रिस्क फैक्टर इन द बिजनेस, हम सारे पाम की वैल्यूएशन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ इट्स एनुअल रेवेन्यू। कोई बोलेगा सर एक ये पेड़ की वैल्यूएशन क्या है, तो कैसे निकाली जा सकती है? एक पेड़ से पूरे साल भर में कितना एनुअल रेवेन्यू आएगा, इनटू कितना टाइम्स, 5 टाइम्स, वो उसकी क्या हो गई, फेयर वैल्यू। ये समझ में आती है बात सबको? ठीक है, आगे लिखा है अगस्त 2025 का वो महीना था जब ओटी होटल्स एसोसिएशन के चेयरमैन और उसकी टीम हमारे यहाँ पे विजिट की एट मैंगलोर, और डील हुई टू सप्लाई द टेंडर कोकोनट्स टू ओटी hotels at an agreed price throughout the year. The agreement came into effect from 1st September 25, whereby कंपनी को रिजर्व रखने पड़ेंगे 15,000 पेड़ आउट ऑफ 2 लाख पेड़ फॉर OHA एंड विल चार्ज अ कंसेशनल रेट ऑफ ₹15 ओनली पर नट। तो मतलब 2 लाख पेड़ में से 15,000 पेड़ का मामला सेट हो चुका है कि हर साल हमसे कौन खरीदेगा, OOHA। क्या भाव पे खरीदेगा? 15 रुपए पर नट। ये समझ में आती है बात? तो कितने का अभी भी बाप सेट होना बाकी है? 185। आई बात समझ? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे OHA will in turn supply the tender coconut to each hotels at same price. This contract price is applicable irrespective of ownership of the palm trees. It is not an entity specific restriction. All tender coconut of these 15,000 coconut palm were used by OHA irrespective of the agreement being effective from 1st September. क्या वैल्यूएशन होगी इन 2 लाख पेड़ की, आपसे सवाल पूछता है। मुझे सिंपल सी बात बताओ, ये 2 लाख पेड़ है, ये 2 लाख को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक है 15,000 जिनका पूरा जीवन सेट होके रखा है फुल एकदम, और एक कौन हो गए 185 जो दर बदर भटकेंगे। 15,000 जो पाम ट्रीज है उनके ऊपर कितने कोकोनट्स उगते हैं? हर एक पे 80 है, तो इन पे भी कितना है, 80। और इनकी प्राइस क्या फिक्स होके रखी है, 15। क्या ये मेरी एनुअल सेल्स है? अरे बोलो, पूरे साल भर में कितना बिकेगा, वो है ना एनुअल सेल्स। और बात क्या हुई थी, रेवेन्यू कैसे वैल्यू होगा, एनुअल सेल्स का कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। आ रही है बात समझ? अच्छा, इनका क्या सीन है, 1,85,000 पेड़ है, इनके ऊपर कितने कोकोनट उगेंगे, 80। बट ये कितने पे बिक सकते हैं, 30 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और इनकी भी ये एनुअल रेवेन्यू का 5 टाइम्स इनका क्या है, वैल्यूएशन। आ रही है बात आपको समझ? तो बताओ कितने कितने पे कौन कौन कैसे कैसे वैल्यू हो रहा है। पहले वो बताओ 15,000 किस पे, कितनी अमाउंट पे हो रहा है, 9 करोड़। और ये 185, हाँ 222 करोड़। अच्छा टोटल बता दो, 231 करोड़, 231 करोड़। क्या तुमको आया समझ? बस ये वाला क्वेश्चन भी फेयर वैल्यू निकालने पे है, कैसे हम लोग को फेयर वैल्यू निकालना है। अरे बोलो क्लियर है क्या? पक्का? राइट, एक बार मैं ना इसका सोल्यूशन आपको पढ़ा रहा हूं, छोटा सा है। क्या लिखा है, Ind AS 41 says that entity can often enter into a contract to sell their asset or produce at future date.
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कभी भी हम लोग के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं होती है वाइल मेजरिंग द फेयर वैल्यूज। हर एक को 15 पे वैल्यू करूँ ये जरूरी है क्या? नहीं, बिकॉज फेयर वैल्यू हमेशा मार्केट कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। ध्यान रखिए, एंटिटी किस पे बेच सकता है वो फेयर वैल्यू नहीं होती है, मार्केट किस पे बेच सकता है वो फेयर वैल्यू होती है। तो वो 185 के लिए 15 तो कतई भाव नहीं आएगा, भाव हमेशा क्या आएगा? 30। लेकिन वो 15,000 का तो फ्यूचर क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है, इसलिए उनके लिए भाव क्या रहेगा? 15। ये बात समझ में आ रही है सबको? और इसीलिए लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट द फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट और प्रोड्यूस इज नॉट एडजस्टेड बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो बस खाली क्या है? पूरे इस खेत का 7.5%। तो यहां पे लिखा है वैल्यूएशन अगेन अपन ने कर ही ली थी। 15,000 के लिए क्या होगा? 15,000 इंटू 80 इंटू 15 इंटू 5, और 185 के लिए क्या होगा? 185 इंटू 80 इंटू 30 इंटू 5। तो यहाँ पे टोटल वैल्यूएशन कितनी आती है? 231, 231। क्लियर है? ये ना आप शॉर्ट में एक बार लिख दो भले। 2 लाख जो ये पेड़ है उसके लिए। मुझे बताओ ये कोकोनट ट्री बेरर है या नॉन बेरर है? बेरर है, हाँ। कोकोनट का जो ट्री है वो आपका बेरर है, उसके ऊपर जो प्रोड्यूस उग रहा है वो क्या हो गया? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे मुद्दा वही है ना कि जब कोकोनट ट्री बेरर है तो उसकी वैल्यूएशन क्यों निकाली जा रही है 41 में? ट्रू, बट वही बात है ना, क्वेश्चन ने बोला है तो अपने को थीम में जाना पड़ेगा। बात तेरी सही है। अगर कोकोनट ट्री को आप काट के बेचने जाओ तो वो स्क्रैप के भाव पे बिकेगा। वो ऐसा ट्री हो गया जो 1 साल से ज्यादा आपको क्या दे रहा है? वैल्यूज दे रहा है। तो ये वैल्यूएशन इसलिए तो डायरेक्ट अपने को मिल भी नहीं रही है इसके अंदर। आज अगर मैं मार्केट में ये पेड़ बेचने जाऊं तो ये कितने में बिक जाए ये मिल ही नहीं रहा, तो आपको इनडायरेक्टली निकालना पड़ रहा है। कैसे इनडायरेक्टली निकाल रहे हो आप? सेल्स इनटू समथिंग। तो तेरी बात एकदम सही है, बैरर है तो ये सब हरकतें होनी नहीं चाहिए, अब हो रही है तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, जब क्वेश्चन के अंदर इतना बखेरा खड़ा हो ना, तो आप ये मान लो कि वहां पे ऐसा बात लिख के आना ही नहीं है। आप ये समझ लो कि दिस क्वेश्चन वाज फाइंडिंग द वैल्यू, ठीक है ना? तो वो इंड एस 16 में भी रिवैल्यूएशन मॉडल में आप वैल्यू तो फाइंड करते ही हो, तो वैल्यू फाइंड करने में कोई पाप नहीं है। उस वैल्यू पे बार बार रीमेजर करना एक पाप हो सकता है अगर आपने बेरर प्लांट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं किया है। तो एक बात आप दिमाग में रखो, बेरर प्लांट मैंने क्या बोला था किस में जाएगा? इंडेस 16 में। इंडेस 16 ने 2 ऑप्शन दिए, कौन से? कॉस्ट मॉडल, और दूसरा कौन सा देके रखा है? रिवैल्यूएशन मॉडल। देयर माइट बी अ चांस कि आप बेरर प्लांट को भी कॉस्ट की जगह पे किस पे मेजर करो? रिवैल्यूएशन में। तो उसमें कोई गलत नहीं है, थोड़ी इनकी गलती है कि भाई 41 के अंदर ऐसा नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि पूरा रेफरेंस आपका क्वेश्चन में किसका देके रखा है? 41 का देके रखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये मेरे को पता ही था आएगा मन में, बट उसका कुछ कर नहीं सकते अपने। ठीक है ना? हाँ बेटा, यस, नॉन बेरर होता। हाँ, ये तो पूरे लाइफ टाइम की वैल्यू के लिए इंटू 5 कर रहे हैं हम लोग, रिस्क इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। वहां पे वो ऐसा लिखे हुए, बट मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, 1 साल की सेल्स इंटू 5 टाइम्स के हिसाब से वैल्यूएशन आ रही है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग को ये पेड़ तो और 60 साल तक देगा ऐसी सेल्स। तो मैं तो खाली इंटू 5 ही कर रहा हूँ। तो रिस्क इनकॉर्पोरेशन में लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि मन तो कर रहा है मैं इंटू 60 लिख दूं सर, क्योंकि ये कोकोनट मेरे को कितने टाइम्स देने वाला है सेल्स? 60 टाइम्स, बट फिर भी मैं कितना लिख रहा हूँ? 5। ये एवरेज रियलाइजेबल प्राइस इज अबाउट कि ये सारे कोकोनट्स ऑन एन एवरेज 30 में बिकते हैं इन अ ईयर। तो वो ईयर की एवरेज है बेटा। कोई नारियल 40 का बिकेगा, कोई नारियल 38 का बिकेगा, कोई 28 का भी बिक सकता है। तो इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी? 30। बट मैं बोल रहा हूं तुम वैल्यू किसी साल के लिए करते हो या लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए। तो लाइफ टाइम तो इसकी लाइफ कितनी है? 60। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, इस साल की सेल्स इंटू खाली 5 कर रहा हूं। तो मैं तो ऑलरेडी बहुत कम पे आक रहा हूं इसको, मैं ऐसा बोल रहा हूं। राइट, ऑलरेडी बहुत कम पे आक रहा हूं ऐसा कि भाई 5 टाइम्स ऑफ द सेल्स क्या होता है? 50 टाइम तो कम से कम। तो वैसी बात है कि वो रिस्क इनकॉर्पोरेट करना मतलब कम आंकना। ओ भाई क्लियर है? तो एक बार मैं लिखा देता हूं, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 113। ये 41 में बस आ गया, बट फेयर वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन 113 on how to find the values, right? On how to find the valuation। तो एब्सोल्युटली वैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन है,
ट्रीटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। और इसी के साथ सारे क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, खत्म। लेक्चर 3 में सर ने कौन से सवाल करवाए, प्लीज आप उसकी नोटिंग अभी के अभी कर लो।